इतनी मेहनत मत करिए सर, इंटरव्यू के बीच में नींद नहीं आनी चाहिए। नींद नहीं, सोए ही नहीं है 3 रात से। राम वन पद गमन बनाए थे। वो कालनेमी स्वरूप था। कालनेमी भी तो बड़े अच्छे तरीके से भजन कर रहा था। रामानंद सागर वाले रामायण में मैंने भी बचपन में देखा, आपने भी देखा होगा कि राजनीति करने के खेल में भूपेश बघेल जी से बड़ा माहिर खिलाड़ी कोई दूसरा है ही नहीं। तो मेरा मानना है कि 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपए भ्रष्टाचारियों की जेब में भूपेश बघेल के समय जा रहा था। कि विनम्रता, आपका जो ब्यूरोक्रेसी से डील का या लोगों से इंटरेक्शन का हिसाब किताब है, लोग उसकी तुलना टीएस सिंहदेव से करते हैं कि बड़े शालीन हैं आप भी। यही वो बंगला भी है जहाँ पे आप आके इस्तीफा दिए थे कि भैया सेवा से नमस्ते जी। ओपी चौधरी को लेकर कहा जाता है कि आजकल चौधरी जी का फ़ोन लगता नहीं, लगता है तो उठाते नहीं। जीएसटी कमिश्नर के रूप में जो आईएएस अधिकारी रहे, उनमें से 2 आईएएस अधिकारी विभिन्न मामलों में आज सलाखों के पीछे हैं। क्या आप बता सकेंगे मंत्री जी कि आबकारी नीति में कोई परिवर्तन न होने की वजह क्या थी? क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? वही आदमी कैश कलेक्शन भी करता था, वही आदमी भूपेश बघेल जी के लिए राजनीतिक मैनेजमेंट भी करता था। सर नाम क्या था? विद्वानों ने कहा कि एल्युमिनियम का भगवान छत्तीसगढ़ में उत्पादन नहीं होता। ओपी चौधरी जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि एल्युमिनियम पार्क बनाएंगे। आज आप जहाँ पर हैं उससे संतुष्ट हैं या मालूम है आपको कि लक्ष्य थोड़ा सा ही दूर है, थोड़ा और आगे बढ़ना है? नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। पंचायती के इस एपिसोड में मैं एक मेहमान के साथ हूं। मेहमान चिर परिचित है, छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए नाम है ओपी चौधरी। प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। विरोधी हो या समर्थक, कहने से चूकते नहीं कि छत्तीसगढ़ का ब्यूरोक्रेसी का मसला हो या बीजेपी के भीतर खाने की सियासत का, ओपी चौधरी एक शक्ति स्तंभ है। ओपी को लेकर अगर उपलब्धियों की बात है तो आलोचनाओं में भी उनके नाम का खूब शुमार होता है। ओपी चौधरी जी की व्यस्ततम समय में से कुछ समय चुराने का आग्रह करके आ गया हूँ, समय उन्होंने दे दिया है। सर जी धन्यवाद। सर ये आप सर नहीं भैया। अच्छा भैया बोलना जी। नहीं, आपके जो बोर्ड हैं उसमें ओपी सर इकलौता एक नाम ओपी सर ही लिखा रहता है, बाकी में ब्रजमोहन भैया, बाकी भैया रहता है। आपके में तो नहीं, अब लोग भैया बोलना स्टार्ट कर दें, आपसे भी निवेदन है। अच्छा ठीक। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं जब टहल रहा था, घूम रहा था, आपको लेकर कहा जाता आपकी जो ईमानदारी, हालांकि इसको थोड़ा मौज भी लेते हैं लोग, मैं आप ही सोचा पूछ लेता हूँ, आपकी ईमानदारी, आपकी विनम्रता, आपका जो ब्यूरोक्रेसी से डील का या लोगों से इंटरेक्शन का हिसाब किताब है, लोग उसकी तुलना टीएस सिंहदेव से करते हैं कि बड़े शालीन हैं आप भी। कैसा लगता है सिंहदेव से तुलना होती है? अच्छा लगता है या लगता है तो डरावनी बात हो रही है यार? नहीं यार, मैं मानता हूँ कि हर इंसान यूनिक होता है, चाहे वो राजनीति में हो, प्रशासन में हो। टीएस सिंहदेव जी हैं, ओपी चौधरी है। और कहीं किसी बिंदु पर किसी की तुलना किसी से होती है तो लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं यूनिक रहने में, अपने तरीके का रहने में विश्वास करता हूँ। और हो सकता है कि कुछ बातें किसी से मिलती जुलती हों, मायने नहीं। मतलब इसको आप सकारात्मक ही लेते हैं? अगर कोई सकारात्मक बिंदु पर किसी भी व्यक्ति से तुलना हो रही है तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता और हर्ष और गर्व का विषय है, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ प्लस भी होता ही है। कोई भी इंसान हो, चाहे कितनी भी नकारात्मकता हो, उसमें सकारात्मकता जरूर होती है, और कितना भी सकारात्मक उसमें कुछ ना कुछ पक्ष थोड़ा नकारात्मक भी होता है। तो अगर सकारात्मक बिंदु में किसी से भी तुलना होती है, वो भी टीएस सिंहदेव जी जैसे व्यक्ति से, तो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए गर्व का विषय। वो भी एक चीज़ बताइए, आपके पास ब्यूरोक्रेसी का बहुत सुदीर्घ अनुभव रहा है, और जिस संयोग से आपको बंगला अलॉट हुआ है, ये कभी सीएस का बंगला हुआ करता था। यही वो बंगला भी है जहाँ पे आप आके इस्तीफा दिए थे कि भैया सेवा से नमस्ते। जी। माननीय मंत्री जी हो गए हैं आप, लेकिन बीच का 5 साल 7 साल का वक्त ऐसा था जब आपको लगा था क्या कि यार गलत फैसला हो गया, ठीक ठाक साहब ही चल रही थी? 5 साल में 5 सेकंड के लिए भी याज्ञवल्क्य जी मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। और पूरी ज़िंदगी मैं जो भी निर्णय लेता हूँ बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ, और जो भी डिसीजन लेता हूँ उसको ओन करता हूँ। और उसके बाद मैं मानता हूँ कोई भी निर्णय अपने आप में गलत या सही नहीं होता है। उस निर्णय को हम कहाँ तक ले जाते हैं, किस कंक्लूजन तक पहुँचा पाते हैं, वो कंक्लूजन उस निर्णय को सही या गलत साबित करता है। तो मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ उसके सारे परिणामों को सोच करके निर्णय लेता हूँ, और सभी प्रकार के उसके परिणामों के लिए अपने आप को तैयार रखता हूँ।
तो इन 5 सालों में मुझे 5 सेकंड के लिए भी कोई नेगेटिव एहसास नहीं हुआ। मैं 5 साल के विपक्ष काल को भी पूरी शिद्दत से एंजॉय किया। बतौर विधायक आप जिस रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीते हैं रायगढ़ में, आपके विरोधी और समीक्षक आलोचक, जो सिर्फ आलोचक हैं विरोधी नहीं है, वो कहते हैं कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन है ये दरअसल ओपी के लिए हिमालयीन चुनौती है। निश्चित रूप से, क्या स्वीकार? निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर इतने बड़े मार्जिन से छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर विक्ट्री होती है, क्योंकि 2023 के चुनाव के पहले जितने चुनाव हुए हैं उसमें हाईएस्ट मार्जिन 60,000 के लगभग रही थी। उससे भी बड़े 65,000 के लगभग मार्जिन से अगर रायगढ़ की जनता जनार्दन ने मुझे विजयी बनाया है तो निश्चित रूप से बहुत सारी उम्मीदें हैं। और भारत के लोकतंत्र में उम्मीदों को पूरा करना हमेशा राजनीतिक व्यक्ति के लिए एक चुनौती होती है, मेरे लिए भी एक चुनौती है। लेकिन मैं मानता हूं कि उन लोगों के लिए पूरी शिद्दत के साथ बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट, कई लोग बोलते हैं कि केवल सीसी रोड के लिए ये मैंडेट नहीं मिला है, ये 4 लेन 6 लेन 8 लेन रोड के लिए भी मैंडेट मिला है। केवल सामुदायिक भवन के लिए मैंडेट नहीं मिला है, नालंदा परिसर, महिला सदन और हॉर्टिकल्चर कॉलेज और प्रयास विद्यालय जैसी चीज़ों को स्थापित करने के लिए मैंडेट मिला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि गांव की सीसी सड़कें भी बने, गांव में सामुदायिक भवन भी बने और माताओं बहनों के लिए करोड़ों रुपए का महिला सदन भी बने, नालंदा परिसर भी बने, हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी खुले। हर तरह के कामों को आगे बढ़ाने का की बड़ी योजना मैं बना रहा हूँ, रायगढ़ में करके दिखाऊंगा। ओपी चौधरी को लेकर कहा जाता है कि आजकल चौधरी जी का फ़ोन लगता नहीं, लगता है तो उठाते नहीं। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली इतने ज़्यादा फ़ोन का इनपुट रहता है, इनकमिंग रहता है, तो उस बीच में आप कोई काम कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक काम कर रहे हैं, रणनीतिगत काम कर रहे हैं, कोई मीटिंग चल रही है तो कई दिक्कतें रहती है। बट मैंने अभी लगभग 3 आदमी, मेरे फ़ोन के अलावा 3 अलग से नंबर डेडिकेट कर रखे हैं जिसमें लगातार लोग अटेंड करते रहते हैं। और जो मेरे मोबाइल में भी कोई फ़ोन आता है जिसको नहीं रिसीव कर पाते तो उसको जो 3 लोग अपॉइंटेड हैं वो लोग उस नंबर पे कॉल बैक करके इनपुट लेते हैं और जो भी विषय रहता है उसको सॉल्व आउट करते हैं। ओपी भैया, सर कह रहा था मैं। जी, थैंक यू। आपने कहा स्ट्रेटजी में व्यस्त रहता हूँ, रणनीति में। आपको लेकर कहा भी यही जाता है कि सरकार का जितना लेफ्ट हो राइट हो, फिर कह रहा हूँ लेफ्ट हो राइट हो, नतीजे के हिसाब से जो भी परिणाम आए उस निर्णय में ओपी चौधरी महत्वपूर्ण कारक हैं। अब किसी आईएएस का ट्रांसफ़र हो जाए, उसका भार हटा दिया जाए, एक पूरे जंबो ट्रांसफ़र की लिस्ट हो जाए, किसी को जिम्मा मिले, किसी को जिम्मा ना मिले, और भी तमाम तरह के जो निर्णय हैं, ओपी चौधरी कहते हैं कि फैसला तो वहीं से हो रहा है। नहीं, ये गलत सोच है। हमारी सरकार कलेक्टिव वर्किंग पे बिलीव करती है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सभी लोगों को जो जो जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों को हम सब लोग पूरा करते हैं। हाँ, जहाँ कोई इनपुट किसी तरह का मांगता है तो मैं अपनी जानकारी जुटा करके वो इनपुट देने की कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ। और जहाँ तक रणनीतिक काम मैंने कहा, वो वित्त मंत्रालय जैसे जगह में हूँ मैं, आवास पर्यावरण मंत्रालय जैसे, जीएसटी जैसे मंत्रालयों को देख रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे विजनरी काम, रिफॉर्म्स के काम, टेक्नोलॉजी को कैसे लिवरेज करना है, इस तरह के कई सारे काम करने पड़ते हैं। और अन्य विभागों में भी इस तरह काम चलते रहते हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण विजन के साथ हम काम करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में या पार्टी में, तो ये सब काम सबको करना ही पड़ता है और स्वाभाविक है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोकसभा के लिए प्रत्याशियों का चयन का जब विषय आया तो फिर महासमुंद की बात हो या कुछ और लोकसभा सीटों की, ओपी चौधरी की राय पर अंतिम मुहर लग गई। क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमारी बहुत बड़ी पार्टी है और हमारे आला कमान पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेता है और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के देखने के नाक और कान, सैकड़ों नाक और कान हैं। तो हर तरह से पार्टी फीडबैक लेती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करता है कि कौन से जगह के लिए, कौन से पद के लिए, कौन सी जिम्मेदारी के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है। और यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही गहराई से इनपुट लेकर लिया जाता है। उनका अपना सिस्टम है आला कमान का और ये बहुत सारे स्रोतों पर निर्भर करता है। जिस विभाग के आप भार साधक मंत्री हैं उसमें जीएसटी भी आता है, जिक्र कर रहे थे जी। ठीक चुनाव के पहले जीएसटी की खूब ज़बरदस्त कार्रवाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, खूब कार्रवाई हुई, बहुत सारी जीएसटी की चोरियां पकड़ी। ये जैसे ही लोकसभा की प्रक्रिया शुरू हुई कार्रवाई रुक गई साहब,
कोई समन्वय, कोई तालमेल, कुछ कनेक्शन है? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि पिछले 5 सालों में पूरी तरह से हर विभाग में माफिया राज चला है। तो जीएसटी भी इससे अछूता नहीं था। जीएसटी विभाग में भी कई तरह के माफिया राज के कारक मौजूद थे और बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के 5 सालों में जीएसटी कमिश्नर के रूप में जो आईएएस अधिकारी रहे, उनमें से 2 आईएएस अधिकारी विभिन्न मामलों में आज सलाखों के पीछे हैं। तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ व्यवस्थाएं कितनी बिगड़ी रही होंगी। तो उन बिगड़ी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी सरकार के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक बड़ी चुनौती थी। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट लगाना हो, बीफा जैसे सॉफ्टवेयर को रखना हो, कई महत्वपूर्ण पदों पर कुछ फेरबदल करने हों, कई नए जो भर्ती रुके हुए भर्ती को पूरा करना हो, कई रीजनल ऑफिस खोलना हो, कई तरह के टूल्स, सॉफ्टवेयर, संसाधन देने हो। तो इन पर हम बड़ी योजना के तहत काम कर रहे हैं और उसमें लगातार काम किया जा रहा है और अभी भी लगातार जहां आवश्यक है रेड की कार्रवाई भी की जा रही है। बट किसी को परेशान करने की नीयत से नहीं किया जाता। ये जो भी इनपुट हमारे पास आते हैं या जो भी गाड़ी पकड़ी जाती है, जो कुछ होता है, तो आजकल बड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं। उन इनपुट्स को, बिल नंबर्स को 2-4 चीज़ें आप डालेंगे तो सॉफ्टवेयर सारा नेटवर्क को डिस्क्लोज कर देता है। तो जो नेटवर्क डिस्क्लोज करता है और जहाँ से जिस पॉइंट से बड़े पैमाने पर फर्जी बिल जनरेट हो रहे हैं या बड़ा गड़बड़ी किया जा रहा है, उस पिन पॉइंटेड बिंदु पर हम रेड मारने का काम हमारा विभाग करता है। ये प्रशासनिक निर्णय होता है, राजनीतिक निर्णय नहीं होता है। और अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से स्ट्रक्चरल गड़बड़ी की जा रही है उसको पहले समझने का प्रयास किया जाता है और उसके आधार पर कुछ पिन पॉइंटेड जहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ियाँ दर्शित होती हैं वहाँ पर ही रेड किया जाता है। और हमारा प्रयास है कि उस सेक्टर को सुधारा जाए, ना कि सबके घर पे रेड मारा जाए। सेक्टर सुधर जाए, जो स्ट्रक्चरल गड़बड़ी हो रही है वो सुधर जाए, बाकी हमको कोई विषय नहीं। कई सेक्टर में तो हमारे विभाग ने कहा कि आप इतना टैक्स अभी देते हैं, हमको रेड से पता चल रहा है कि इतने लगभग इरोजन हो रहा है, इतनी कमी आ रही है, इतनी कर वंचना हो रही है, तो आप 30% बढ़ा कर दे दीजिए, कोई इस सेक्टर में कहीं रेड नहीं करने जाएगा। इस तरह का भी निर्णय, पॉजिटिव तरीके से निर्णय हमारे विभाग ने लिया। कई तरह से हम पॉजिटिव डिसीजंस भी ले रहे हैं। कई मामले होते हैं जो जाके कोर्ट में वर्षों नहीं दशकों तक पड़े रहते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बनाने का भी मामला हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से पॉजिटिव डिसीजंस भी ले रहे हैं और आने वाले समय में जो ईमानदार करदाता है उसको प्रोत्साहित करने का भी उतना ही हम प्रयास करेंगे और जो गलती कर रहे हैं उन्हें भी हम पॉजिटिव तरीके से सुधार कराने का प्रयास करेंगे। आपने रिफॉर्म की बात कही सर, हालांकि मज़ेदार ये है कि ये विभाग आपसे जुड़ा हुआ नहीं जिस विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, पर पॉलिसी का मसला है। 2017 के आसपास डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने शराब नीति बनाई। वो शराब नीति आज दिनांक तक यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्रश्न इसी को लेकर उठता है। उसके कुछ लूप होल्स को देखते हुए कथित रूप से एक शराब घोटाला हुआ, ईडी ने उसकी जांच की, FL10, FL10A जैसे कुछ लाइसेंस के कुछ नुक्ताचीनी हुई। आज भी कोई परिवर्तन नहीं है। आपकी सरकार आ गई, आपका सरकार अस्तित्व में आ गई है, काम चल रहा है। आप कहते हैं हम बहुत सारे विभागों की नीतियों पर काम करें, जैसा अभी जस्ट आप कह रहे थे। क्या आप बता सकेंगे मंत्री जी कि आबकारी नीति में कोई परिवर्तन न होने की वजह क्या थी? क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या है मसला? यागोल जी, बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और इसे आपके माध्यम से हमारे प्रदेश की जनता जनार्दन को मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम नीतियाँ, सभी नहीं कहूँगा, मैक्सिमम नीतियों में दोष होता है, ऐसा कम होता है। कोई भी नीति पर हम जाएंगे तो कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकती हैं। तो आज जो नीति चल रही थी भाजपा की, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय, फिर कांग्रेस की सरकार आती है, तो उसी नीति का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, नीति से ज़्यादा नियत महत्वपूर्ण होता है। और मैं मानता हूँ कि पिछले 5 सालों में इसी आबकारी नीति पर नियत गिद्ध दृष्टि वाली थी। तो जैसे आपने पूरा स्टडी किया होगा, ईडी की चार्जशीट पढ़ी होगी जो न्यायालय में साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत की गई है, उसमें स्पष्ट किया गया कि भाई जो दुकानें थी उसमें कच्चा बेचने का काउंटर अलग था, पक्का बेचने का काउंटर अलग था, और कच्चा काउंटर से भी उसको बेचा जा रहा था। और शराब जैसी चीज़ में बहुत बड़ा
दाम का हिस्सा टैक्स का होता है। तो जब उसे कच्चा बेचा जा रहा था तो सरकार के खजाने में जाने के बजाय वो टैक्स लोगों के जेब में जा रहा था, भ्रष्टाचारियों के जेब में जा रहा था। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम था। जैसे FL10A की बात आपने कही, FL10A के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले सरकार के समय 3 एजेंसियों को ही ये FL10A दिया गया था। 2 लाख रुपए का लाइसेंस फीस था, उसके बाद तुरंत उसको 50 लाख बढ़ा दिया, 3 लोगों को देने के बाद बढ़ा दिया गया। और 3 लोग भी कठपुतली थे, पीछे कौन था, एक व्यक्ति था, उसको पूरे प्रदेश की जनता जानती है। तो केवल कठपुतली तरीके से FL10A चलाया जा रहा था। कॉम्पिटिटिव तरीके से मल्टीपल प्लेयर्स को ओपन कंपटीशन करा के FL10A की नीति लाई जाती है, तो मैं मानता हूँ कि उसमें गलत नहीं है। तो ये सारी नीतियों में नियत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी आप देख रहे हैं कि नियत सरकार की अच्छी है, इसलिए उसी सिस्टम से हजारों करोड़ रुपए ज़्यादा टैक्स जनरेट हो रहा है। जबकि मैं मानता हूं कि अगर सही कैलकुलेशन सही तरीके से हो जाए तो मेरा मानना है कि 3.5 से 4 हज़ार करोड़ रुपए भ्रष्टाचारियों की जेब में भूपेश बघेल के समय जा रहा था, जो अब बंद होकर सरकार के खजाने में जा रहा है, जिसको 1 साल के बाद जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डिस्टिलरीज में जाके बिजली बिल का चेकिंग जब किया ईडी ने, तो बिजली की खपत और प्रोडक्शन में साफ तौर पर अंतर देखा, क्योंकि वो कच्चे से बेच रहे थे और सरकार के खजाने पर चूना लगा रहे थे। तो नीति से ज़्यादा नियत महत्वपूर्ण है और इस सरकार की नियत बेहतर है, इसलिए जनता के विकास के लिए पैसे इकट्ठे होंगे, भ्रष्टाचारियों की जेब में कम पैसे जाएंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ ये बात है ना आपकी कि पहले देखिए उसकी नीयत खराब थी, हमारी देखिए हमारी नीयत अच्छी है। ये जो आप कह रहे हैं सर, जितने ये शब्द वजनी हैं, ये वजनी रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे तो वक्त बताएगा ना। ये 4 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड से भी आप जिस एक्साइज पॉलिसी की आप बात मार्च तक तो सर टेंडर था सर, वो तो आपने पिछला, अच्छा इस बार कच्चा पक्का बिकना ही बंद हो गया, उसी से टैक्स में कितना बड़ा वही तो आरोप लगता है सर आपकी सरकार के या आपके भी खास शुभचिंतक भूपेश बघेल जी यही तो प्रश्न करते हैं कि जिस पूरे मसले को लेके भ्रष्टाचार की बात थी, उस टेंडर को कैंसिल किए क्या आप लोग? मार्च तक तो वही टेंडर चलता रहा साहब, जिसके नाम पे टेंडर था वो तो जेल में था। उत्तर की राजनीति करने के खेल में भूपेश बघेल जी से बड़ा माहिर खिलाड़ी कोई दूसरा है ही नहीं। वो किसी भी बात को कुतर्क करके जनता को मायावी तरीके से भ्रमित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। भगवान राम के विषय पर वो कालनेमी का रूप धारण कर लिए थे और कुछ समय के लिए तो राम पर आस्था रखने वाली छत्तीसगढ़ की जनता के 1-2 साल तक तो भ्रमित भी रही कि वाकई राम भक्त है कि कालनेमी है। सर बाद में थोड़ा समझ में आया। सर देखिए आप तो मैं यही वो तो पूरा राम वन पद गमन बनाए थे, वो कालनेमी स्वरूप था। कालनेमी भी तो बड़े अच्छे तरीके से भजन कर रहा था। रामानंद सागर वाले रामायण में मैंने भी बचपन में देखा, आपने भी देखा होगा। बाद में असली रूप सामने आया, छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई असली रूप और उन्होंने बता दिया 2023 के चुनाव में। तो शराब नीति पर भूपेश बघेल जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कच्चा पक्का जो हो रहा था उसी के बंद होने से 2-3 हज़ार करोड़ रुपया सरकार के खजाने में बढ़ जाएगा। और कॉम्पिटिटिव तरीके से सारे टेंडर्स हुए हैं, आपने देखा होगा कई टेंडर्स में, कई विषयों के टेंडर में तो 100 से ज़्यादा टेंडर आए। मैंने सुना, मेरा विभाग नहीं है, फिर भी मैंने देखा कि उसमें 100 से ज़्यादा टेंडर। सर आपने ये भी सुना क्या कि जब टेंडर का विषय आया तो ट्रांसपोर्टर में आपस में झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ आपने सुना था? देखिए, जहाँ कंपटीशन होगा भाई, जहाँ एक आदमी था सर्वशक्तिमान, एक व्यक्ति कठपुतली बिठा बिठा के ट्रांसपोर्टिंग भी करता था, प्लेसमेंट एजेंसी भी चलाता था, वही आदमी कच्चा पक्का भी कराता था, वही आदमी डिस्टिलरी को भी कंट्रोल करता था, वही आदमी कैश कलेक्शन भी करता था, वही आदमी भूपेश बघेल जी के लिए राजनीतिक मैनेजमेंट भी करता था। सर नाम क्या तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, नाम बोलने की क्या जरूरत। तो ये जब होता था तो काहे का कोई हल्ला गुल्ला होगा? जब ओपन कंपटीशन होगा, 100 लोग फार्म भरने आएंगे तो हल्ला गुल्ला होना स्वाभाविक है। आपका जो बजट हम लोग देख रहे थे उसमें एक बात पर बार बार आपत्ति आ रही, लोगों की आपत्ति, नागरिकों की आपत्ति है। उनका कहना यह है कि सर ये जो ज़मीन के रेट में हमको छूट मिलती थी आपने उसको ख़त्म कर दिया। मतलब आम नागरिक को सीधे प्रभावित करने वाला ये जो विषय था, इससे आपको कौन सी खुशी मिल गई साहब? देखिए याज्ञवल्क जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज़मीनों का जो रेट है वो हमने कोई बढ़ा दिया, ऐसा विषय बिल्कुल नहीं है। इस सरकार ने एक पॉलिसी लाई, आपको भी पता है कि 152% की रेट पर सरकारी ज़मीनों को खरीदा जा सकता था, ये पॉलिसी लाई गई। और दूसरी तरफ 30% ज़मीनों के रेट को सरकारी तौर पर घटा दिया गया।
और अपने चहेते भूमाफियाओं को 152% की दर पर कैलकुलेट करके सरकारी ज़मीनों का बंदर मार्ट कर दिया गया। उन ज़मीनों को आवंटित कर दिया गया जिनमें ग्रीन ऑक्सीजोन बन सकता था, स्टेडियम बन सकता था, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल बन सकते थे। शहरों के ऐसे बहुमूल्य ज़मीनों को इस तरह से एक षड्यंत्र करके बांट दिया गया। अब हमने कोई रेट को घटाया ऐसा विषय नहीं है। इन्होंने 31 मार्च तक ये पॉलिसी लाई थी, 31 मार्च की तारीख आई, वो अपने आप समाप्त हुई है। हमने कोई स्टेप इसमें नहीं लिया है और ये पूरे प्रदेश को लगभग पता था कि ये, और इसके कारण कई कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, उस चीज़ को भी समझना जरूरी है। जैसे जहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण होते हैं, किसान भाइयों के ज़मीन अधिग्रहण होते हैं सड़कों के लिए, बांध के लिए या किसी उद्योग धंधे के लिए, जब ज़मीन अधिग्रहण होता है तो सरकार का जो गाइडलाइन रेट होता है उसी के आधार पर 4 टाइम्स करके उसका मुआवजा निर्धारित होता है। जब आप 30% गाइडलाइन रेट को कम कर देंगे तो उसका 4 गुना मतलब 120% अधिग्रहण में मुआवजा की राशि कम हो गई। इसके कारण किसानों को भारी परेशानी हो रही थी। आप उस तरह के क्षेत्रों में भी जाकर, एक आप सुधी पत्रकार हैं, आप स्टडी करते रहते हैं तो उसका भी अध्ययन करें, तो उसके कारण भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे थे। बहुत सारी जगह एजिटेशंस भी हो रहे थे कि उनको मुआवजे की राशि कम मिल रही थी, इसके कारण कई सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। लोअर मिडिल क्लास अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने के लिए जब लोन लेने जाता है जी, जब लोन लेने जाता है तो उसको गाइडलाइन के आधार पर ही लोन मिलता है। तो जो गाइडलाइन रेट कम थे उसके कारण उसको कम लोन मिल पा रहा था। आज उसको घर बनाने के लिए ज़्यादा लोन मिल पाएगा ज़मीन के एवज में, तो आसानी से वो घर बना पाएगा। इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे। कई, आप कल्पना कीजिए, कई ज़मीनें बैंकों के पास सरकारी धन को उधार के रूप में कई लोगों ने लिया और मॉर्गेज रखा हुआ था ज़मीन का रेट। अब मॉर्गेज का रेट 30% कम हो गया अचानक, उस लोन की रिकवरी बैंक वाले कैसे करेंगे? तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी इसके कारण पैदा हो रहे थे। इन तकनीकी बिंदुओं को समझना जरूरी है और मैं मानता हूं कि किसानों के हित में, लोअर मिडिल क्लास के हित में ये है कि, और हमने कोई नया स्टेप नहीं लिया है। जो 31 मार्च को तारीख को खत्म हुई वो खत्म हुई है। आपकी सरकार आई, उसके बाद जो शुरुआत के दौर गुजरे उसमें कर्ज ले लिया आपने जी, बस आप फिर कर्ज लेने की तैयारी में हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके शुभचिंतक जी, भूपेश जी कहते हैं। जी, कांग्रेस सवाल उठाती, चार्ट निकालती, दीपक बैद जी बताते हैं देखो फिर कर्ज ले लो। हाँ। तो ये वर्णम कृत्वा घृतम पीबेत, आपने बोला था चारवाक नीति पे हम नहीं चलते, तो कर्जे पे कर्जा तो ले रहे हो साहब। देखिए, आप बताइए मुझे कि भूपेश बघेल जी कर्जा लेते थे, इस तरह की पॉलिसी बनाते थे कि पूरा पैसा घूम फिर के भ्रष्टाचारियों के जेब में चला जाए, बने बनाए सिस्टम को तोड़ते थे। ऑनलाइन रॉयल्टी व्यवस्था ऑलरेडी बनी हुई थी, उसको जुलाई 2020 में ऑफलाइन कर दिया गया। पूरे देश में पहली प्रदेश सरकार होगी जो बने बनाए ऑनलाइन सिस्टम को समाप्त करके ऑफलाइन कर दी, और इसके पीछे आज तक एक लॉजिक नहीं दे पाए वो। और उन्होंने, जब भी सिस्टम को आप बिगाड़ते हैं तो जेब में ज़्यादा पैसा जाता है, तो ये कर्ज ले करके भ्रष्टाचारियों के और अपने चहेतों के जेब में पैसा पहुंचाने का काम कर रहे थे। हम जितना कर्ज लिए हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा केवल किसानों, महिलाओं और प्रधानमंत्री आवास के लिए गरीबों को हमने दिया है इन 3-4 महीनों में। तो हम जितना कर्ज लेंगे उससे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, और जो हमारी लिमिट है, जो FRBM एक्ट में निर्धारित सीमा है, उसी के तहत हम कर्ज लेंगे। जितना हम कर्ज लेने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय नियमों के तहत जो अलाउ किया है उतना ही कर्ज लेंगे, और उस पैसे का बेहतर उपयोग करके छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने बजट में ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ की GSDP को आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हमारा पहुंचाना लक्ष्य है। इसके लिए सही चीज़ों में सही जगह पर खर्च करना जरूरी है, तभी इकोनॉमी को गति मिल पाएगी। उस विजन और फिलॉसफी के साथ हम काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं चैलेंज करता हूं कि GSDP के रेशियो में जो हमारा सिचुएशन होगा, GDP का जो ग्रोथ होगा, सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर आज से 3 साल 4 साल बाद हम जब डिबेट करेंगे तो कांग्रेस से कई गुना अच्छा हमारा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, विष्णुदेव साय सरकार की नीयत साफ है। ओके जी, आपके बजट में एक कोरबा को लेकर एक जिक्र था, एल्युमिनियम पार्क बनाएंगे। अब मुझे देखिए, बजट को लेकर एक सामान्य ज्ञानी है और एल्युमिनियम पार्क थोड़ा मेरे लिए और जटिल शब्द है। विद्वानों ने कहा कि एल्युमिनियम का भगवान छत्तीसगढ़ में उत्पादन नहीं होता। OP चौधरी जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि एल्युमिनियम पार्क बनाएंगे, तो दिवा स्वप्न वाकई में देख रहे हैं आप या कुछ धरातल? नहीं, बॉक्साइट छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है, बालकों का संयंत्र कोरबा में है,
और कुछ एंसिलरी सेक्टर की चीज़ें अगर डेवलप होती हैं जो उद्योग विभाग के हमारे बजट के अंतर्गत शामिल है, तो हमारे वैल्यू एडिशन के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये कोई दिवा स्वप्न नहीं है, ये बहुत ही कारगर और लोगों की ज़िंदगी को बदलने वाला चीज़ होगा। हम कई सारे नए सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। हमारे टर्सरी सेक्टर पर, अर्थव्यवस्था के सर्विस सेक्टर पे हमारा विशेष फोकस है, जो देश का एवरेज लगभग 55% के आसपास है। देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का योगदान 55% के आसपास है। हमारे राज्य की इकोनॉमी में वो 30% के आसपास ही है। इसको हम बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे प्रयास करके हम छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को 5 सालों में 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पहुंचाने के बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। आखिरी के 2 सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल संक्षेप में जाऊँगा। मेरे प्रश्नों को कृपया ध्यान से सुनिएगा। वैसे भी आप ध्यान से सुनते हैं सबके सवाल। लोकसभा चुनाव सामने है, बल्कि प्रक्रिया चल रही है उसकी। सभी स्टार प्रचारक, सामान्य प्रचारक, कार्यकर्ता दौड़ भाग कर रहे हैं। इतनी मेहनत मत करिए सर, इंटरव्यू के बीच में नींद नहीं आनी चाहिए। नींद सोए ही नहीं है 3 रात से। चिंता क्या सता रही है। खैर, अब ये जो चुनाव है सामने, इसमें अगर आप लोग बचत जो है आपकी 9 सीट, वो 9 बचा ले गए, 9 बचा ले गए, 11 आपका टारगेट है, हाँ। 9 आप बचा ले गए, तो वो श्रेय किसका? मगर वो बचत भी ना बची तो जोखिम किसका? मतलब माला किसको पहनाओगे सर? कुछ तो तय किए होगे ना। जीत गए तो बल्ले बल्ले उनके माथे लगाएंगे टीका, हार गए तो हार की माला किसके माथे? संक्षेप। देखिए, राजनीति में यदि, किंतु, परंतु, ई बट जैसे सवालों का कोई जवाब तो होता नहीं है सर। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कोई ई बट वाली स्थिति छत्तीसगढ़ में है, ना ही देश में है। नरेंद्र मोदी जी की लहर नहीं, सुनामी चल रही है। ज़मीन पर जा कर के आप भी देखते हैं, बहुत ही ज़मीनी पत्रकार हैं, हम भी ज़मीन में जाकर काम कर रहे हैं इस चुनाव में, और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट नेतृत्व है, बहुत ही सशक्त और विजनरी नेतृत्व है। हमारे पास संगठन है, 10 साल का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, आने वाले 25 सालों का हमारे नेतृत्व के पास विजन है। वहीं कांग्रेस के पास न नेता है, न नियत है, न संगठन है, न ट्रैक रिकॉर्ड है, न ही विजन है। तो देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि नरेंद्र मोदी जी को आगे रखने का, देश में आशीर्वाद देने का क्या मायने है। और लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद ही सर्वोपरि होता है। मोदी जी को देश की जनता 2 बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ आशीर्वाद दे चुकी है, और मैं मानता हूँ कि उन दोनों बार से ज़्यादा बड़ा आशीर्वाद भारत के राजनीतिक इतिहास में लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का श्रेय उस जमाने के नेहरू जी, जबकि कांग्रेस और गांधी जी कर्ण जीतते थे, मोदी जी वो कारनामा करने जा रहे हैं। और ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है कि हमने 10 सालों तक अच्छा काम किया, और आने वाले 5 सालों का आज ही मोदी जी ने विजन रखा है कि कितना बड़ा उन्होंने विजन प्रस्तुत किया है, और उस विजन को भारत देश की और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन मुहर लगाएगी। ओपी चौधरी आज जिस जगह पर हैं, ये राजनीतिक सवाल है, आप इसका बहुत चतुराई से राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, पर अपेक्षा है कि थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा। आज आप जहाँ पर हैं उससे संतुष्ट हैं, या मालूम है आपको कि लक्ष्य थोड़ा सा ही दूर है, थोड़ा और आगे बढ़ना है? नहीं याज्ञवल्क्य जी, मैं राजनीति में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का जो हमारे गीता का संदेश है, उसके तहत काम करता हूँ, और अपना जीवन भी कमोबेश उसी आधार पर जीता हूँ। और मैं मानता हूँ कि कोई भी पद हो, उसके साथ दायित्व भी रहता है, जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं, और व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं बड़े पद के साथ। तो मैं विपक्ष में कोई सरकारी या लाभ के पद पर नहीं था। 5 साल तक संगठन के लिए काम किया, सड़क की राजनीति किया, तो भी मैं उतना ही खुश और संतुष्ट था। आज वित्त मंत्री जैसा बहुत ही बड़ा दायित्व मेरी पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, विष्णुदेव साय जी ने मुझे ये दायित्व दिया है, वह भी मेरे लिए बहुत ही बड़ा संतुष्टि का विषय है। और कल मैं किसी भी पद पर ना रहूं, तब भी मैं उसी एटीट्यूड और उसी पॉजिटिव एटीट्यूड और हैप्पी और सेटिस्फाइड तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीता आया हूँ और जीता रहूँगा, और हमेशा कुछ अच्छा अपने दायरे में रहते हुए कुछ अच्छा करने का प्रयास करता रहूँगा। सर, बहुत शानदार आपका ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल मिक्सचर जवाब था। फिर पूछता हूँ सर,
कुछ तो लक्ष्य होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते कहाँ तक जाओगे प्रभु? लक्ष्य यही है कि जो दायित्व है जी, उस दायित्व पे 100% अपना देना, यही लक्ष्य रहता है मेरा, डेली का, ईयरली, मंथली, सारा लक्ष्य यही लक्ष्य आपके है। आपके आपके समर्थक, आपके शुभचिंतक, आपके वोटर कहते हैं कि वो भी भैया एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। राजनीति में कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का अपना एक विचार होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग रीति नीति से चलने वाली पार्टी है, संगठन के अनुशासन से चलने वाली पार्टी है, और यहाँ कोई पद या कुर्सी नहीं होता याज्ञवल्क्य जी, यहाँ दायित्व होता है। तो जो भी दायित्व दिया जाता है वो छोटा, लोगों की नज़र में वो छोटा हो बड़ा हो, सबकी उतनी ही भूमिका है। तो मैं इसको बिल्कुल तटस्थ भाव से देखता हूँ और पूरी शिद्दत से जो जिम्मेदारी मिलती है उसको निभाने का प्रयास करता बहुत बहुत शुक्रिया ओपी जी, आपने समय बहुत दिया। बहुत धन्यवाद। जय जोहार। ये थे ओपी चौधरी जी। ब्यूरोक्रेसी का सुदीर्घ अनुभव है, राजनीति कर रहे हैं और राजनीति की शुरुआत करारी हार से हुई थी, तो ज़मीन पे पांव अब भी हैं, ऐसा उनके विरोधी भी कहते हैं, ऐसा उनके समर्थक भी कहते हैं। जवाब से उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। याद रखिएगा कि जब मैंने ये प्रश्न किया कि अगर जीत हुई लोकसभा में तो विजय का टीका किसके भाल पर लगाएंगे, बात नरेंद्र मोदी की उन्होंने की है। पर जब मैंने ये पूछा था, उस प्रश्न में एक हिस्सा था कि अगर हार गए तो हार की माला किसे पहनाएंगे, इसका जवाब नहीं आया। कहा गया इस प्रश्न का या इस प्रश्न के इस हिस्से का कोई संदर्भ नहीं होता। मेरा प्रश्न सही था या जवाब अधूरा था, ये बात तब समझ में आएगी जब लोकसभा के नतीजे आएंगे। और जाहिर है मैं वो सवाल लिए शायद एक बार फिर से ओपी चौधरी जी के पास आऊँगा। अब किसी नई शख्सियत के साथ फिर एक नई मुलाकात में मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।